जब घमंडी बहू ने अपने बूढ़े ससुर को काम वाली बाई समझकर सिंक के झूठे बर्तन मांजने का हुक्म दिया तो उस बेबस ससुर का ऐसा खौफनाक सच सामने आया कि बेटे और बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। पौष मास की वह हाड़ कंपा देने वाली सर्द सुबह थी जब बर्फीली हवाएं किसी नुकीले खंजर की तरह सीधे हड्डियों को चीर रही थीं। शहर के सबसे आलीशान इलाके में स्थित उस भव्य और करोड़ों के बंगले पर घने कोहरे की एक मनहूस चादर बिछी हुई थी। उस बंगले के सबसे पिछले और सीलन भरे अंधेरे कमरे में एक 70 साल का बूढ़ा इंसान अपनी फटी हुई सूती चादर में सिकुड़ा हुआ कांप रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि उस घर के सबसे बड़े बुजुर्ग और राहुल के पिता पंडित रमाकांत जी थे। रमाकांत जी के शरीर का एक एक जोड़ गठिया की भयंकर बीमारी से जकड़ा हुआ था और उनकी आंखों की रोशनी मोतियाबिंद के कारण धुंधली हो चुकी थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने खून और पसीने की एक एक बूंद बहाकर इस करोड़ों के व्यापार और इस साम्राज्य को खड़ा किया था। अपनी जवानी के दिनों में खुद फटे हुए कपड़े पहनकर और आधी रोटी खाकर उन्होंने अपने इकलौते बेटे राहुल को विदेश में उच्च शिक्षा दिलाई थी। लेकिन पत्नी के देहांत के बाद उम्र के ढलाव और औलाद के प्रति उनके अंधे मोह ने आज उन्हें उनके ही घर में एक लाचार कैदी बनाकर रख दिया था। राहुल का विवाह शहर के एक बहुत बड़े और रईस घराने की बिगड़ैल बेटी स्नेहा से हुआ था। स्नेहा जब इस घर में बहू बनकर आई तो वह अपने साथ अहंकार, लालच और क्रूरता का एक ऐसा तूफान लेकर आई जिसने उस घर की सारी शांति और मर्यादा को हमेशा के लिए भस्म कर दिया। स्नेहा को अपने ससुर का गमवई पहनावा, उनकी सादगी, उनका खांसना और उनका अस्तित्व ही अपनी आंखों में चुभता था। उसने धीरे धीरे अपने पति राहुल के कान भरने शुरू किए और उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया। आज उस सर्द सुबह जब पानी भी बर्फ बन रहा था, स्नेहा अपने गर्म और वातानुकूलित कमरे से बाहर निकली। उसने अपने शरीर पर एक बेहद महंगा और गर्म रेशमी गाउन पहना हुआ था और उसके हाथ में विदेशी कॉफी का एक खौलता हुआ प्याला था। वह अपने महंगे चप्पल घसीटती हुई रमाकांत जी के उस ठंडे कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। कमरे का दरवाजा अपने पैर से जोर से धक्का देकर खोलते हुए स्नेहा ने अपनी कर्कश और नफरत भरी आवाज में वह नीच बात कही जिसने इंसानियत का सरेआम कत्ल कर दिया। पापा जी, आज काम वाली बाई नहीं आएगी। उठिए और जाकर अपने झूठे बर्तन धो लीजिए। रमाकांत जी का शरीर ठंड और बुखार से थर थर कांप रहा था। उनके होंठ नीले पड़ चुके थे और सांसें उखड़ रही थीं। उन्होंने अपनी धुंधली और आंसुओं से भरी आंखों से अपनी बहू की तरफ देखा। स्नेहा का अहंकार फुफकार रहा था। उसने अपनी बात को और ज्यादा जहरीला बनाते हुए कहा, और हाँ, सिर्फ अपने ही नहीं, सिंक में मेरे और राहुल के भी दो चार बर्तन पड़े हैं, उन्हें भी मांज देना। इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने वालों को थोड़ा तो घर का काम करना ही चाहिए। रमाकांत जी के कानों में जैसे किसी ने खौलता हुआ सीसा डाल दिया हो। जिस बहू को उन्होंने अपनी बेटी मानकर घर की चाबियां सौंपी थीं, आज वही बहू उन्हें काम वाली बाई समझकर झूठे बर्तन मांजने का हुक्म दे रही थी। रमाकांत जी ने अपने फटे हुए पल्लू से अपने आंसू पोंछे और बड़ी ही लाचारी से कहा, बहू, बाहर बहुत कड़ाके की ठंड है और मेरे हाथों की उंगलियां सुन्न पड़ गई हैं। मुझसे इस बर्फीले पानी में बर्तन नहीं मांजे जाएंगे बेटी। तभी दरवाजे पर भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। वह रमाकांत जी का अपना खून, उनका इकलौता बेटा राहुल था। राहुल ने एक बेहद महंगा विदेशी कोट पहना हुआ था और वह अपने दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। बेटे को देखते ही रमाकांत जी की आंखों में एक उम्मीद की किरण जाग उठी। उन्हें लगा कि शायद उनका खून उन्हें इस भयानक अपमान से बचा लेगा। राहुल, मेरे लाल, देख तेरी पत्नी इस हाड़ कंपाने वाली ठंड में मुझसे क्या करवा रही है। मुझे बचा ले बेटा, मेरा शरीर टूट रहा है। लेकिन राहुल के चेहरे पर कोई ममता नहीं, बल्कि एक अजीब सी झल्लाहट और गुस्सा था। उसने अपनी माँ बाप के बलिदानों को एक ही पल में भूलकर अपनी पत्नी शिखा की तरफ एक चापलूसी भरी मुस्कान से देखा। पिताजी, आप दिन भर घर में खाट ही तो तोड़ते रहते हैं। एक छोटा सा काम करने में आपको क्या मौत आ रही है। स्नेहा सही तो कह रही है। थोड़ा हाथ पैर हिला लेंगे तो आपकी सेहत के लिए ही अच्छा होगा। राहुल के ये शब्द रमाकांत जी की आत्मा को चीरते हुए निकल गए। जिस कोख से राहुल ने जन्म लिया था,
जिस पिता ने कड़ाके की ठंड में अपने हिस्से का गर्म कंबल उसे ओढ़ाकर खुद ठंडी जमीन पर रातें गुजारी थीं, आज वही बेटा अपनी पत्नी के घमंड का गुलाम बन चुका था। रमाकांत जी ने अपने आंसुओं को पी लिया। उनके सीने में सुलग रही वह अंधी ममता अब पूरी तरह से राख हो चुकी थी। वे लड़खड़ाते कदमों से उठे और दीवार का सहारा लेते हुए रसोई घर की तरफ चल दिए। रसोई के सिंक में झूठे और चिकने बर्तनों का एक पूरा पहाड़ लगा हुआ था। रमाकांत जी ने जैसे ही उस बर्फीले पानी का नल खोला, उनके कांपते हाथों में सुइयां सी चुभने लगीं। फर्श पर नंगे पैर खड़े वह बूढ़े पिता अपने आंसुओं को पीते हुए उन झूठे बर्तनों को मलने लगे। ठंड के कारण उनके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि अचानक एक महंगा कांच का कटोरा उनके हाथों से फिसल गया। छन्न से एक भयानक आवाज हुई और वह कटोरा फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। आवाज सुनते ही स्नेहा एक खूंखार डायन की तरह दौड़ती हुई रसोई में आई। फर्श पर कांच के टुकड़े देखकर उसके सिर पर खून सवार हो गया। अंधे हो गए हो क्या बुड्ढे? स्नेहा ने एक भयानक चीख मारी और आगे बढ़कर रमाकांत जी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह बूढ़ा इंसान उस ठंडे और गीले फर्श पर धड़ाम से जा गिरा। रमाकांत जी के माथे से खून की एक पतली धार बहने लगी। तुम्हें पता भी है यह विदेशी कांच का कटोरा कितने हजार का था? तुम्हारी तो चमड़ी बेचकर भी इसकी कीमत नहीं चुकेगी। तुमने मेरे घर को कबाड़खाना बना दिया है। राहुल भी दौड़कर वहां आ गया। अपनी जन्म देने वाले पिता को खून से लथपथ देखकर भी उसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी। तुमने मेरी नाक कटवा कर रख दी है पिताजी। तुम सच में हमारे इस स्वर्ग जैसे घर के लिए एक कलंक हो। नौकरों से भी बदतर है तुम्हारी शक्ल। स्नेहा ने पास पड़ा एक गंदा और मैला कपड़ा रमाकांत जी के मुंह पर फेंक कर मारा। चुपचाप इस फर्श का कांच साफ करो और पूरा किचन पोंछो। आज तुम्हें खाने के लिए अन्न का एक दाना और पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। रमाकांत जी उस गीले फर्श पर घुटनों के बल बैठे खून और आंसुओं से लथपथ होकर उस कांच को समेटने लगे। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनका दिल टूट चुका था, लेकिन उनकी आत्मा में एक ऐसी प्रलयंकारी ज्वाला भड़क उठी थी जो आज उस घमंड के पूरे साम्राज्य को भस्म करने वाली थी। उन्होंने उस गंदे कपड़े को किनारे रखा और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हुए। रमाकांत जी के चेहरे पर अब कोई लाचारी या बेबसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खौफनाक और कठोर तेज था जिसे देखकर स्वयं काल भी घबरा जाए। बस रमाकांत जी की वह गगनभेदी गर्जना उस विशाल रसोई घर की दीवारों से टकराई, जिससे स्नेहा और राहुल के कदम ठिठक गए। राहुल झल्लाते हुए आगे बढ़ा। ये क्या नाटक है पिताजी? चुपचाप अपना काम कीजिए। लेकिन इससे पहले कि राहुल कुछ और बोल पाता, बंगले के बाहर एक साथ कई पुलिस की गाड़ियों और लाल बत्ती वाली गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। सायरन की उस डरावनी और गगनभेदी आवाज से पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। राहुल और स्नेहा के चेहरों पर एक अजीब सी खुशी आ गई। राहुल, लगता है राज्य के सबसे बड़े उद्योगपति और जिलाधिकारी महोदय हमारे उस नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आ गए हैं। जल्दी चलो दरवाजे पर। स्नेहा अपनी महंगी रेशमी गाउन संभालते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ी। काले रंग की कई बेहद शानदार और अभेद्य गाड़ियां दरवाजे पर आकर रुकीं। सुरक्षा कर्मियों ने फुर्ती से दरवाजा खोला और अंदर से शहर के सबसे बड़े जिलाधिकारी, डीएम, पुलिस कप्तान और शहर के सबसे नामी वकीलों की एक पूरी फौज बाहर निकली। राहुल और स्नेहा हाथ जोड़कर अपनी कमर तक झुककर उनका स्वागत करने लगे। सर, आपका इस गरीब के घर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, अंदर आइए। लेकिन जिलाधिकारी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनकी तेज और पारखी नजरें उस विशाल दालान में किसी को ढूंढ रही थीं। तभी उनकी नजर रसोई के दरवाजे पर फटे हाल और खून से सने हुए रमाकांत जी पर पड़ी। जिलाधिकारी का वह रौबदार चेहरा अचानक कांपने लगा। उन्होंने राहुल और स्नेहा को इस तरह धक्के मारकर किनारे कर दिया जैसे वे कोई कीड़े मकोड़े हों। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान तेज कदमों से उस दालान को पार करते हुए सीधे रमाकांत जी की तरफ बढ़े। राहुल और स्नेहा की सांसें अटक गई थीं कि ये बड़े बड़े अधिकारी इस नौकरों जैसे बुढ़े के पास क्यों जा रहे हैं। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर राहुल और स्नेहा के प्राण ही पखेरु हो गए। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी और पुलिस कप्तान दोनों अपने घुटनों के बल उस गीले फर्श पर बैठ गए। उन्होंने अपने महंगे कोट की परवाह किए बिना रमाकांत जी के उन खुरदुरे और बर्फीले पैरों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपना माथा उनके चरणों में रख दिया।
गुरुजी, आप आप यहां इस हाल में? जिलाधिकारी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा था। ये क्या दशा बना ली है आपने सर? और ये लोग, ये जाहिल आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? ये खौफनाक दृश्य देखकर राहुल और स्नेहा के पैरों के नीचे से पूरा पाताल खिसक गया। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया और दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो मेरे पिताजी हैं। उम्र हो गई है, इसलिए दिमाग सठिया गया है इनका, राहुल हकलाते हुए बोला। ये सुनते ही पुलिस कप्तान के भीतर का वह खूंखार शेर जाग उठा। वे अपनी जगह से उठे और उन्होंने पलटकर राहुल को एक ऐसी भयानक नजर से देखा कि राहुल की पैंट गीली हो गई। अपनी गंदी जुबान को लगाम दे नीच इंसान! कप्तान की गगनभेदी गर्जना से उस बंगले की दीवारें थर्रा उठीं। तू जिसे सठियाया हुआ बुढ़ा कह रहा है, वह असल में कौन है, ये तुझे पता भी है? स्नेहा पसीने से नहा उठी और थर थर कांपने लगी। पीछे खड़े सबसे वरिष्ठ वकील साहब ने अपनी फाइल से एक भारी दस्तावेज निकाला और उसे राहुल के मुंह पर दे मारा। अपनी आंखें फाड़कर देख इन कागजों को, कलयुग के रावण! वकील साहब ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए उस खौफनाक सच का पर्दाफाश किया जिसने उस पूरे घमंड की बुनियाद हिला दी। तुम्हारे ये पिता सिर्फ एक बूढ़े इंसान नहीं है मूर्ख, ये पूरे देश में फैले रमाकांत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के असली मालिक और इस शहर के सबसे बड़े दानवीर हैं। ये वज्रपात इतना भयानक था कि राहुल धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। स्नेहा, जो कुछ देर पहले तक हवा में उड़ रही थी, अब जमीन पर रेंगने लगी थी। क्या क्या कह रहे हैं आप वकील साहब? ये कंपनी, यह बंगला तो मेरे नाम पर है। राहुल की जुबान तालू से चिपक गई थी। मैं सच कह रहा हूं जाहिल, वकील साहब दहाड़ते हुए बोले। तुम्हारे पिता कोई मूर्ख नहीं थे। उन्हें पता था कि तुम्हारे अंदर लालच का एक ऐसा जहर भरा है जो समय आने पर अपनी ही जन्म देने वाले पिता को डस लेगा। वकील साहब ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। तुम्हारे पिता ने इस करोड़ों की कंपनी, इस बंगले और अपनी सारी संपत्ति का सिर्फ तुम्हें प्रशासक, मैनेजर बनाया था ताकि तू अपनी मेहनत से कुछ सीख सके। लेकिन असली पावर ऑफ अटॉर्नी और कंपनी के 100% शेयर आज भी पंडित रमाकांत जी के पास सुरक्षित हैं। तू तो सिर्फ इस घर का एक मुफ्तखोर चौकीदार था। करोड़ों की दौलत और वह सारा घमंड एक पल में राख हो चुका था। रमाकांत जी के चेहरे पर अब कोई आंसू नहीं था। उस अंधी ममता की जगह अब एक ऐसी प्रलयंकारी ज्वाला धधक रही थी जो बड़े बड़े अहंकारियों को भस्म करने की ताकत रखती थी। रमाकांत जी ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही शांत लेकिन खौफनाक आवाज में कहा, वकील साहब। जी सर, आदेश करें, वकील साहब ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मैंने जो नए कागजात तैयार करवाए हैं उन्हें अभी पेश किया जाए। वकील साहब ने अपनी आवाज में आसमान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ घोषणा की। पंडित रमाकांत जी ने आज सुबह ही अपनी इस पूरी कंपनी, इस भव्य बंगले और अपने सारे बैंक खातों को एक बहुत बड़े अनाथालय और वृद्धाश्रम के नाम दान कर दिया है। यह सुनते ही स्नेहा और राहुल के गले से एक भयानक चीख निकल गई। आज से यह बंगला सरकार के कब्जे में है और तुम दोनों सड़क के भिखारी हो चुके हो। वकील साहब की बात पूरी होते ही रमाकांत जी ने कप्तान साहब को आदेश दिया। कप्तान साहब, इस नीच आदमी और इसकी पत्नी को इसी वक्त गिरफ्तार कीजिए। रमाकांत जी ने एक एक जुर्म गिनाना शुरू किया। इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत संपत्ति हड़पने की साजिश और सबसे गंभीर धारा 307 के तहत एक असहाय और बीमार वृद्ध को कड़ाके की ठंड में मरने के लिए छोड़ने, यानी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करो। हत्या का प्रयास! यह सुनते ही राहुल की बची खुची सांसें भी उखड़ गईं। इसमें तो उम्र कैद की सजा तय थी। राहुल रेंगता हुआ अपने पिता के पैरों की तरफ बढ़ा। पिताजी, मेरे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। शैतान सवार हो गया था मेरे दिमाग पर। मुझे जेल मत भेजो पिताजी, मैं वहां चक्की पीसते पीसते मर जाऊंगा। मुझ पर रहम करो। राहुल ने अपने पिता के पैरों पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। स्नेहा भी अपनी महंगी गाउन को नोचती हुई रमाकांत जी के पैरों में रेंगने लगी। पापा जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपके पैरों की धूल हैं। अपने इस लाल को बचा लीजिए, हम सड़क पर आ जाएंगे। हम आपकी जिंदगी भर गुलामी करेंगे। लेकिन रमाकांत जी ने अपने बर्फीले पैर पीछे खींच लिए। उन आंखों में जो ममता अपने बेटे के लिए थी, वह अब हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी। रमाकांत जी ने बहुत ही शांत लेकिन एक ऐसी कठोर आवाज में कहा जिसने वहां मौजूद हर इंसान का कलेजा चीर दिया, रहम,
क्या तुमने तब रहम किया था जब मेरे माथे से खून बह रहा था और तुम लोग मुझे काम वाली बाई समझकर जलील कर रहे थे? तुम दोनों ने तो मुझे इस सिंक के पास ठंड से मरने के लिए छोड़ दिया था। रमाकांत जी ने अपनी उंगली मुख्य दरवाजे की तरफ तान दी। मेरा बेटा तो उसी पल मर गया था जब उसने अपने जन्म देने वाले बाप को एक नौकर से भी नीचा समझा था। आज मेरे सामने जो खड़े हैं वे सिर्फ दो लालची और खूंखार राक्षस हैं, और राक्षसों की जगह मेरे घर में नहीं, काल कोठरी के अंधेरे में होती है। रमाकांत जी ने पुलिस को इशारा किया। इन्हें मेरी नजरों से दूर ले जाओ, और याद रहे कप्तान साहब, यह कोई आम मामला नहीं है। इनकी जमानत किसी भी अदालत में मंजूर नहीं होनी चाहिए। इनकी पूरी जिंदगी उसी नरक में कटेगी जो इन्होंने मुझे दिया था। पुलिस के जवानों ने तुरंत आगे बढ़कर उन दोनों के हाथों में भारी और ठंडी हथकड़ियां जड़ दीं। वे दोनों दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। पुलिस उन्हें कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए जीप की तरफ ले जा रही थी। उनके शरीर पर मौजूद सारे महंगे जेवर और रेशमी कपड़े पुलिस ने कानून के नाम पर वहीं उतरवा लिए थे। पूरा मोहल्ला, जो कल तक उनकी रईसी से खौफ खाता था, आज उनके इस भयानक पतन को देखकर उन पर थूक रहा था। उनका सारा घमंड, सारी दौलत और उनकी लालच की इमारत उसी सिंह के पास हमेशा के लिए चकनाचूर हो चुकी थी। रमाकांत जी ने अपनी आंखों में आए आखिरी आंसू को पोंछा और एक गहरी सांस लेकर उस आसमान की तरफ देखा। न्याय का चक्र जब अपनी धुरी पर घूमता है तो बड़े बड़े पापी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में तड़प तड़प कर खत्म हो जाते हैं। ईश्वर के घर देर जरूर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं। जो औलाद अपने जन्मदाता को खून के आंसू रुलाती है, उसे इस धरती पर ही साक्षात नर्क की आग में जलना पड़ता है।